नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 27 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। नए साल में होगी तरोताजा कैबिनेट, 2 नए और 3 पुराने मंत्रियों को नए पोर्टफोलियो संभव। हिमाचल में राज्य सरकार का मंत्रिमंडल नए साल में और तरोताजा हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को शिमला से दिल्ली चले गए हैं और बुधवार को लोकसभा चुनाव की रणनीति की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा और भी कई सवालों के जवाब देगा। राज्य में 2 कैबिनेट मंत्रियों की शपथ विधानसभा के विंटर सेशन से पहले हो गई थी, लेकिन राजेश धर्माणी और यादंशवत गोमा को अभी पोर्टफोलियो नहीं मिले हैं। ये दोनों नए मंत्री भी दिल्ली बैठक में बुलाए गए हैं, लेकिन चर्चा है कि इन 2 को पोर्टफोलियो देने के साथ पुरानी कैबिनेट के 3 मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अपनी सरकार की परफॉर्मेंस को और सुधारना चाहते हैं और युवा मंत्रियों को जिम्मेदारी वाले विभाग देना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार दिल्ली दौरे के दौरान वह इस बारे में भी चर्चा करेंगे। राज्य सरकार हिमाचल के बोर्ड और निगमों में खाली पड़े चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पदों को भी भर सकती है। इस बारे में एक लंबी चौड़ी लिस्ट पहले ही हाई मान को गई थी, जिसे स्क्रीन करके वापस भेजने को कहा गया था। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री इस बारे में भी हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर नियुक्ति के बाद अब चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप के पदों पर नियुक्ति होना बाकी है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए भी दिल्ली में होने जा रही बैठक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार में हो रही नियुक्तियों को भी अब लोकसभा चुनाव को देखकर ही किया जाएगा। लोकसभा चुनाव जीतने को बनेगा प्लान। बैठक में आने वालों में खड़गे के साथ राहुल प्रियंका का नाम शामिल। लोकसभा चुनाव पर दिल्ली में प्रस्तावित रणनीतिक बैठक में राहुल गांधी हिस्सा ले सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस बैठक में आने वाले नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। हिमाचल से इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 33 नेताओं को बुलावा आया है। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका 2 दिवसीय शेड्यूल जारी हो गया है और रोहित ठाकुर अपनी विधानसभा में शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बुधवार 12 बजे से यह बैठक शुरू होगी और ज्यादातर नेता बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव पर रणनीतिक चर्चा में विधानसभा में कांग्रेस की जीत और उसके बाद सरकार के 1 साल के कार्यकाल का आकलन होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी। हालांकि दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में मतों का अंतर महज 0.9% ही था। कांग्रेस ने 43.90% मत हासिल किए थे, जबकि भाजपा को 43% मत मिले थे। भाजपा चुनाव में 25 सीटें ही जीत पाई थी। भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले 37,974 वोट कम मिले थे। हालांकि इन चुनावों के दौरान मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन मंडी जिला में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा। इन पहलुओं पर भी हाईकमान के दिशा निर्देश मिल सकते हैं। इसके अलावा कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र से सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा के अलावा चंबा से आशा कुमारी,
बिलासपुर से रामलाल ठाकुर और मंडी से पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर भी इस बैठक में होंगे और ये तीनों भी लोकसभा चुनाव की टिकट के बड़े दावेदार हैं। भले ही विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा हो। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एक कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने मंडी उपचुनाव में कब्जा जमाया था। यह चमत्कार उस वक्त हुआ जब देश प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार थी। ऐसे में रणनीतिक चर्चा में पार्टी के हर उस पहलू पर मंथन होगा जो चुनाव में कांग्रेस की ताकत या कमजोरी बन सकता है। दिल्ली में कांग्रेस की रणनीतिक बैठक के बाद हिमाचल के तमाम बड़े नेता नागपुर जाएंगे। यहाँ कांग्रेस के स्थापना दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदेश की टीम शामिल होगी। है तैयार हम के नाम से होने वाले इस स्थापना दिवस का अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम 28 दिसंबर को नागपुर में होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सभी मंत्री, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधायक इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अपने सभी जिलों, ब्लॉकों में बूथ स्तर तक 28 दिसंबर को 139वां स्थापना दिवस मनाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा और पार्टी की नीतियों सहित कार्यक्रमों पर संवाद भी होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वह पार्टी के स्थापना दिवस 28 दिसंबर को अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़चढ़ भाग लें। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस बार अपना स्थापना दिवस बूथ स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में देश के सभी लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए केंद्र की तानाशाही नीतियों व निर्णयों के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। भरमौर में गहरी खाई में समाई कार, महिला समेत 4 लोगों की गई जान, पोस्टमार्टम को भिजवाएं शव। जनजातीय उपमंडल भरमौर के ढकोग थल्ला बन्नी संपर्क मार्ग पर मंगलवार दोपहर को एक कार के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरने से उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। कार में 4 लोग ही सवार थे। इनमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल एक महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। शवों का पोस्टमार्टम बुधवार को करवाया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर बाद ढकोग से तरेला की ओर जा रही कार बीच रास्ते में अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। परिणाम स्वरूप कार के चालक रविंद्र कुमार पुत्र मनसाराम, ओम प्रकाश पुत्र कृपा व घुंघर पुत्र जोहरी राम, सभी निवासी गांव थल्ला पोस्ट ऑफिस और आफाटी तहसील भरमौर की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार भावना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। कार के गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत राहत व बचाव कार्य आरंभ करने के साथ ही पुलिस को सूचित किया। सूचना पाते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से शवों को खाई से उठाकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया। इस संदर्भ में भरमौर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर चंबा जितेंद्र चौधरी ने दुर्घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना को लेकर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कड़ाके की ठंड से पहले तपे कोयले के दाम 450 की बोरी अब 650 में,
लोगों पर 200 रुपए का अतिरिक्त बोझ। कड़ाके की सर्दी पड़े से धर्मशाला सहित जिला भर में कोयला व लकड़ी के दामों ने अपनी तपन से लोगों को परेशान कर दिया है। कोयले की बोरी पिछली सर्दियों में 450 रुपए की बिक रही थी, जिसके दाम एकदम से 200 रुपए बढ़ाकर 650 रुपए कर दिए हैं। पहले 22 रुपए बिकने वाला कोयला अब 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। पिछले कुछ महीने के अंतराल में ही इसमें खासा इजाफा हुआ है। वहीं ऑनलाइन कंपनियां 4 गुना दामों में कोयला बेच रही है। प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल 450 रुपए में बिकने वाली बोरी वर्तमान में 650 रुपए के हिसाब से बिक रही है। बता दें कि 6 माह पहले 22 से 24 रुपए किलो बिकने वाला कोयला 30 से 32 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदारों का मानना है कि अगले 3-4 दिनों बाद ठंड का कहर और बढ़ सकता है, ऐसे में इसकी डिमांड बढ़ेगी। बता दें कि शादियों का सीजन बंद होने से इसका असर लकड़ी व कोयले व्यवसाय पर भी पड़ा था। हीटर की बढ़ी डिमांड। अधिक सर्दी अधिक होने की वजह से लोग घरों में बचाव का इंतजाम कर रहे हैं। धर्मशाला सहित अन्य बाजारों में हीटर व ब्लोअर की मांग बढ़ने लगी है। ऑनलाइन 120 रुपए किलो तक दाम। कोयले की डिमांड को देखते हुए ऑनलाइन कंपनियों ने इसे बेचना शुरू कर दिया है। एक ऑनलाइन वेबसाइट पर कोयला 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला कोयला इन दिनों ऑनलाइन वेबसाइट्स पर कोयला 120 से 180 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में ठंड दस्तक दे रही है, वैसे वैसे लकड़ी और कोयले के दाम आसमान छूने लगे हैं। 6% से गिरा सहकारी बैंक का एनपीए 2.18% तक पहुंचा। 5 साल में भारी कटौती। प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने बैंक के प्रमुख उद्देश्यों में से एक एनपीए में पिछले 5 वर्षों की तुलना में भारी कटौती की है। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने बताया कि बैंक ने निरंतर प्रभावित तरीकों से रिकवरी करते हुए इस उपलब्धि को हासिल किया है। आज बैंक ने अपनी ग्रॉस एनपीए को 5.96% तक पहुंचा दिया है, जो 6% से नीचे है। अगर बैंक एनपीए के वर्ष 2019 के आंकड़ों को देखा जाए तो यह 9.21% था। इस तरह बैंक में वर्ष 2019 से अब तक 3.25% की कटौती एनपीए में की है। देवेंद्र श्याम ने बताया कि नेट एनपीए में भी बैंक ने अच्छा काम किया है और इसे 2.18% तक पहुंचा दिया है। यह बैंक के इतिहास में बड़ी उपलब्धि है। बैंक इस वर्ष के अंत तक नेट एनपीए को 1.5% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। के प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा ने बताया कि शाखाओं द्वारा निरंतर एनपीए की रिकवरी की जा रही है और एनपीए की प्रभावी निगरानी के लिए एमडी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह समिति मासिक आधार पर जिला प्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनपीए की स्थिति को मॉनिटर करती है। बैंक ने इस वित्त वर्ष की अंत तक अपने ग्रॉस एनपीए को 5% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे हासिल किया जाएगा, क्योंकि 5% से कम एनपीए को किसी भी बैंक के लिए सही माना जाता है और इससे बैंक की हेल्थ का भी पता चलता है। राज्य सहकारी बैंक इस लक्ष्य के काफी नजदीक है। हिमाचल में एस्ट्रो टर्फ की जरूरत, हॉकी का स्तर सुधारने को मंथन, द्रोणाचार्य अवार्डी पठानिया का सुझाव। हिमाचल हॉकी की जनरल मीटिंग का आयोजन मंगलवार को हमीरपुर के सर्किट हाउस में किया गया। इसकी अध्यक्षता हिमाचल हॉकी के प्रेसिडेंट सुखराम चौधरी ने की। इस मौके पर द्रोणाचार्य अवार्डी रोमेश पठानिया ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर हिमाचल में हॉकी का स्तर सुधारने के साथ साथ हॉकी के प्रति युवाओं में रुचि पैदा करने समेत हॉकी को लेकर विभिन्न योजनाओं के सुझाव सबसे लिए गए। रोमेश पठानिया ने हिमाचल में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रो टर्फ के मैदान होने की बात कही। रोमेश पठानिया ने कहा कि कम से कम प्रदेश में 5 नई एस्ट्रो टर्फ का निर्माण होना चाहिए। हिमाचल में हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इस मीटिंग में हिमाचल के सभी जिलों से हॉकी के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिला स्तर की प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए प्रेसिडेंट सुखराम चौधरी ने अपनी ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सुषमा, सुप्रिया हमीरपुर, सतिंदर, दिलीप कांगड़ा, विजय, राज सोलन, मनोज, जतिंदर चंबा, यशपाल कुल्लू, डा अनामिका, अनिल शिमला, आरएस कपूर लाहौल स्पीति, विजय, वाईएस चौहान बिलासपुर, अजीत ऊना, जगदीप सिरमौर और हिमाचल हॉकी के सीईओ अनिल कंठवाल उपस्थित रहे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने खरीदा 22,897 मीट्रिक टन धान, 3,746 किसानों के खाते में डाले 48 करोड़ 8 लाख रुपए। सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने प्रदेश के किसानों से धान खरीद का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जो कि बीते वर्ष के मुकाबले कई गुना अधिक है। किसानों के खाते में बीते वर्ष के मुकाबले 19 करोड़ 9 लाख रुपए अधिक डाले गए हैं। बता दें कि सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने 3 अक्टूबर से प्रदेश भर की 10 मंडियों में धान खरीद का काम शुरू किया था, जो कि 26 दिसंबर तक चल रहा था। ऐसे में सिविल सप्लाई कारपोरेशन के पोर्टल पर प्रदेश भर के 5,352 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया था, जबकि 5,441 किसानों को धान खरीद के लिए टोकन जारी किए थे। इनमें से 4,274 किसानों के बिल काटे गए और 3,746 किसानों से 22,897.95 मीट्रिक टन धान की फसल खरीदी गई है। ऐसे में 3,746 किसानों के खाते में फसल की एवज में 48 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खाते में डाली गई है। सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने प्रदेश भर के किसानों से 22,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा करते हुए 22,897 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो बीते वर्ष भी प्रदेश की 10 मंडियों में 5,336 किसानों ने विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया था, जबकि 4,691 किसानों को धान खरीद के लिए टोकन जारी किए थे। यही नहीं, 3,407 किसानों के धान खरीद के लिए बिल काटे गए थे और 3,127 किसानों से 14,075.18 मीट्रिक टन धान खरीदा था। इसकी एवज में 3,127 किसानों के खाते में 28 करोड़ 99 लाख रुपए उनके खाते में डाले गए थे, जो कि इस वर्ष के मुकाबले 19 करोड़ 9 लाख अधिक है। विभाग का धान खरीद का लक्ष्य पूरा। हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के एमडी राजेश्वर गोयल ने बताया कि सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने धान खरीद का लक्ष्य पूरा कर लिया है। प्रदेश की 10 मंडियों के माध्यम से 3,746 किसानों से 22,897.95 मीट्रिक टन धान खरीदा है। प्रदेश के 3,746 किसानों के खाते में धान के बदले में 48 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि डाली गई है। हालांकि विभाग ने 22,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। अनाज मंडियों से धान की फसल को मिलों को भेजा जा रहा है, ताकि डिपुओं के माध्यम से देशी चावल मुहैया करवाया जा सके।
डिपोओं को भेजी देशी चावल की सप्लाई। सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने अनाज मंडियों से धान की फसल मिलों को भेजना शुरू कर दी है। मिलों को 15,341.63 मीट्रिक टन चावल मुहैया करवाया जाएगा। मिलों में अब तक 7,801 मीट्रिक टन चावल मुहैया करवा दिए गए हैं। इनमें से 5,906.37 मीट्रिक टन चावल डिपुओं को अलॉट कर दिए गए हैं और 1,894.43 मीट्रिक टन चावल का कोटा शेष बचा हुआ है, जबकि 7,540.63 मीट्रिक टन देशी चावल का कोटा मिलों से आना बाकी है। कांगड़ा जिला को अगले महीने से सप्लाई। देशी चावल का कोटा ऊना जिला के डिपुओं में अक्टूबर माह से मुहैया करवाया जा रहा है और आगामी जनवरी माह तक मुहैया करवाया जाएगा। इसी तरह सोलन जिला में देशी चावल नवंबर माह से मुहैया करवाए जा रहे हैं और फरवरी माह तक मुहैया करवाए जाएंगे और सिरमौर जिला में भी नवंबर माह से देशी चावल का कोटा डिपुओं में मुहैया करवाया जा रहा है, जो कि अगले अप्रैल तक मुहैया करवाया जाएगा। जबकि कांगड़ा जिला के डिपुओं देशी चावल का कोटा जनवरी माह से मुहैया करवाया जाएगा और फरवरी माह तक मिलेगा। गुजरात में सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा एसजेवीएन, नंदलाल शर्मा बोले, परियोजना पर खर्च होंगे 550 करोड़ रुपए। एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) द्वारा आयोजित ई-रिवर्स नीलामी के माध्यम से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना हासिल की है। नंदलाल शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने GUVNL की टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बिल्ड ओन एंड ऑपरेट के आधार पर 2.63 रुपए प्रति यूनिट की दर से 100 मेगावाट सौर परियोजना की उद्भूत क्षमता सफलतापूर्वक हासिल की है। यह ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट एसजेवीएन द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (SGL) के माध्यम से लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत पर विकसित किया जाएगा। परियोजना के बारे में शर्मा ने कहा कि यह परियोजना भारत में कहीं भी विकसित की जाएगी और विद्युत खरीद करार (PPA) पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 18 महीने के भीतर कमीशन की जाएगी। SGL और GUVNL के बीच 25 वर्षों के लिए PPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नंदलाल शर्मा ने कहा कि परियोजना के कमीशन होने के पहले वर्ष में लगभग 252 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की जाएगी और 25 वर्षों की अवधि में संचयी ऊर्जा उत्पादन लगभग 5,866 मिलियन यूनिट होगा। इसके अलावा इस सौर परियोजना के कमीशन होने से 2,87434 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। इस परियोजना के जुड़े से एसजेवीएन का सौर एवं पवन पोर्टफोलियो 5,090.5 मेगावाट हो गया है, जिसमें से 179.5 मेगावाट परिचालन में है, 1,860 मेगावाट निर्माणाधीन है और 3,051 मेगावाट कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कंपनी 2026 तक 12,000 मेगावाट के अपने मिशन और 2030 तक 25,000 मेगावाट और 2040 तक 50,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करने के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर है। लाहुल में जिला की जनसंख्या से 10 गुना सैलानी, 2 दिन में 1.5 लाख पर्यटकों ने पार की अटल टनल। अटल टनल होकर महज 2 दिन के भीतर रिकॉर्ड 1,50,000 सैलानी लाहुल पहुँचे हैं। यह संख्या लाहुल घाटी की मौजूदा जनसंख्या से करीब 10 गुना अधिक है। पर्यटकों की इतनी भारी तादाद के बावजूद 24 और 25 दिसंबर को लाहुल में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहा। अटल टनल से सिस्सू और कोकसर तक पुलिस के जवान कड़ाके की ठंड के बावजूद ट्रैफिक को नियंत्रण कर रहे हैं।
उधर बिगडेल वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर की मदद ले रही है। यह सेंटर घाटी में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों से लिंक किया है। कमांड सेंटर में वीडियो फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को उस थार गाड़ी को पहचानने में मदद मिली जो चंद्रभागा नदी को पार कर रहा था। पुलिस ने थार गाड़ी का नंबर स्कैन कर एमवी एक्ट के तहत चालान काटा है। एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि 24 दिसंबर को 12,000 वाहनों से 65,000 और 25 दिसंबर को 16,117 वाहनों से रिकॉर्ड 85,000 सैलानी अटल टनल होकर लाहुल पहुंचे हैं। इतनी भारी संख्या में पर्यटकों की आमद के बावजूद अटल टनल नॉर्थ पोर्टल से केलांग और कोकसर के बीच ट्रैफिक सुचारू रहा। एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि नए साल के आगमन के बीच यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एसपी ने पर्यटकों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हिमाचली शूटर अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल के लिए क्वालिफाई। 66वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप डा करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। गत 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें किन्नौर जिला से 3 प्रतिभागियों ने भाग लेते हुए प्रतियोगिता को क्वालिफाई किया। इन तीनों प्रतिभागियों में से 2 शूटर नव्या नेगी शुराग, सुपुत्री विक्रम सिंह गाव रल्ली व अर्निका सिंह, सुपुत्री अंजू नेगी रिकांगपियो ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल के लिए भी क्वालिफाई हुई। युवा शूटरों की इस बड़ी उपलब्धि को देखते हुए जिला राइफल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किन्नौर प्रशासन व निजी कंपनियां JSW, SJVNLA, HPPCL आदि कई संस्थाओं से अपील की है कि इन प्रतिभागियों को यथासंभव प्रोत्साहित करें। अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन जरूरी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वर्ष से सेब की बिक्री यूनिवर्सल कार्टन में ही होगी ताकि 20 किलो की पेटी में 20 किलो सेब की ही बिक्री हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने सेब को प्रति किलो की दर से बेचना सुनिश्चित बनाया है ताकि सेब बागबान लाभान्वित हो सके। यह बात उन्होंने मंगलवार को ठियोग के पराला में प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन पर कही। सुक्खू ने पराला में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पराला में प्रोसेसिंग प्लांट बनने से हिमाचल के सेब बागबानों को फायदा होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा की और कहा कि यहां पर जिला स्तरीय अस्पताल बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार सर्वे करवाएगी। उन्होंने ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने तथा अत्याधुनिक मशीनें लगाने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान राहत कार्यों की उन्होंने स्वयं दिन रात निगरानी की और अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों के सहयोग से 48 घंटे के भीतर सभी आवश्यक सुविधाओं को अस्थायी रूप से बहाल किया गया और 75,000 से अधिक पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इतनी बड़ी आपदा के कारण प्रदेश की सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद बागबानों के एक सेब को मंडी तक पहुंचाया गया। सड़कों को बहाल करने के लिए जितना पैसा मांगा गया, उतना प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा, विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में इस वित्त वर्ष 20,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व लोक अदालत में 45,000 लंबित इंतकाल के मामलों को निपटारा किया, जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे लाभान्वित करने का प्रयास है। केंद्र सरकार ने नहीं दिया राहत पैकेज।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों की मदद बिना केंद्र सरकार की सहायता की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार ने प्रदेश में आई आपदा के लिए कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं दिया है। यही नहीं, जब विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर प्रस्ताव आया तो भाजपा का कोई भी विधायक इसके समर्थन में सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने खर्च कम करके प्रभावित परिवारों की मदद का संकल्प लिया है तथा गरीब व्यक्ति की मदद के लिए नियम भी बदले गए हैं। राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया है, जिसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। शिलान्यास पट्टिका तोड़े वालों पर होगी FIR। प्रदेश सरकार ने शिलान्यास पट्टिका तोड़े वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जो शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ी गई हैं, उन्हें दोबारा से स्थापित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में पट्टिकाओं को तोड़ा गया है, वहां स्थानीय प्रशासन इन्हें दोबारा स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़े पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई लोकार्पण पट्टिका की घटना की निंदा की है। उन्होंने संबंधित विभागों को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज, FIR करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि शरारती तत्वों ने हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की शिलान्यास पट्टिका तोड़ी है। भाजपा ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दी है। हमीरपुर में पहले भोरंज और उसके बाद हमीरपुर में शिलान्यास पट्टिका को तोड़ा गया है। तरोबका में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में जामली धाम सड़क की शिलान्यास पट्टिका लगाई गई थी। भाजपा ने पुलिस से इस घटना की शिकायत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब ऐसे मामलों पर सख्ती से निपटेगी। विलुप्त हो रहे भोजपत्र को फिर से जिंदा करेगा जायका, प्लान तैयार, अगले साल से शुरू होगा काम। हिमाचल प्रदेश में विलुप्त हो चुके भोजपत्र को जिंदा करने के लिए जायका वानिकी परियोजना कार्य करेगी। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से अगले साल यानी 2024 से भोजपत्र पर काम शुरू होगा। इसके लिए जायका वानिकी परियोजना ने पूरा प्लान तैयार कर दिया है। मंगलवार को जायका वानिकी परियोजना की कार्यकारी समिति यानी EC की 18वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जायका के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने की। उन्होंने कहा कि EC की मीटिंग में ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया गया। जनवरी माह में यह पोर्टल तैयार होगा और स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जायका के जड़ी बूटी सेल ने 2 मॉडल तैयार कर दिए हैं, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू होंगे। बुरांश, वाइल्ड मैरीगोल्ड और सतुवा पर काम होगा, जिससे स्वयं सहायता समूह उत्पाद तैयार कर अपनी आर्थिकी कमा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के सभी वन मंडल स्तर पर आउटलेट खोलने का भी निर्णय लिया। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जायका वानिकी परियोजना अब मेले का आयोजन भी करेगी, जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार हर तरह के उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री की जाएगी। मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना में जायका वानिकी परियोजना पूरा सहयोग करेगी। इस कार्य को ग्राम वन विकास समितियों के सहयोग से PFM मोड यानी सहभागिता वन प्रबंधन के माध्यम से किया जाएगा। आय सृजन गतिविधियों को और बढ़ाएगा जायका।
मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि ईसी की बैठक में स्वयं सहायता समूहों की आय सृजन गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जायका वानिकी परियोजना का अपना ब्रांड हिम ट्रेडिशन के तहत सभी आउटलेट्स में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हिमाचली टोपी, शॉल, आचार समेत कई अन्य उत्पादों की बिक्री होगी। ईसी की बैठक में परियोजना निदेशक श्रेष्ठानंद शर्मा, जैव विविधता विशेषज्ञ डा एस.के. काप्ता, अतिरिक्त परियोजना निदेशक कुल्लू हेमराज भारद्वाज, हिमालयन रिसर्च ग्रुप के निदेशक डा लाल सिंह समेत पीएमयू स्टाफ उपस्थित रहे। शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़े पर दर्ज होगी एफआईआर, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिखाई सख्ती। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़े पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई लोकार्पण पट्टिका की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज, एफआईआर करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस प्रकार के मामलों से सख्ती से निपटेगी। खाई में गिरी बस, शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास बाइक को बचाने के चक्कर में पेश आया हादसा। राजधानी शिमला में मंगलवार को सुबह के समय एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन यात्री बाल बाल बच गए। यह दुर्घटना शिमला कालका नेशनल हाईवे पर एमएलए क्रॉसिंग के पास हुई। जानकारी के अनुसार लोकल रूट की प्राइवेट बस मोड़ पर सामने से रहे एक तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में बिना पलटे खाए खाई में गिर गई। इस वजह से सवारियों को चोटें नहीं आईं। गनीमत यह रही कि पेड़ों ने बस को गहरी खाई में गिरने से रोक लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान बाइक सवार चोटिल हुआ है और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस व बचाव टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। बालूगंज थाने के एसएचओ के मुताबिक बाइक सवार की हालत खतरे से बाहर है, जबकि बस सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।